channel. So we are here with the part 2 of our chapter IR spectroscopy. So let's begin with the topics of the chapter. So first हम पढ़ेंगे calculation of vibrational frequency, that is Hooke's law. अब वाइब्रेशंस होती थी मॉलिक्यूल में, तभी हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता था. सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी. सो अब हम पढ़ेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूल जो होते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें ज़्यादातर सी और CH बॉन्ड्स होते हैं, राइट. एंड कुछ अदर बॉन्ड्स भी होंगे, पर लेकिन इतने ज़्यादा बॉन्ड्स की वजह से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए सारे एटम्स जो होते हैं, क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सारे एटम्स हो जाते जो है मॉलिक्यूल्स के, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी वाइब्रेशनल मोड्स. तो सारे एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. However, it is still possible to calculate approximately where a particular vibrational mode will appear in the infrared spectrum. तो approximately हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई वाइब्रेशनल मोड कहाँ अपीयर होगा इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बाय कंसिडरिंग ईच बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल वन एट अ टाइम, राइट. तो जैसे हम CH बॉन्ड है समझ लो, तो उसे हम सोचेंगे कि ये सिर्फ एक बॉन्ड है, या फिर CC बॉन्ड है, हम उसे सोचेंगे कि सिर्फ CC ही बॉन्ड है मॉलिक्यूल में. मतलब वन एट अ टाइम हम बॉन्ड कंसिडर करेंगे और बाकी सारे बॉन्ड्स को इग्नोर कर देंगे, राइट. एंड जैसे हम यहाँ पर कंसिडर करें कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है दो बॉन्डिंग एटम्स की, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द ऑसिलेशन ऑफ टू बॉल्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग. जो दो बॉल्स स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो बॉल्स जो होंगी वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और स्प्रिंग्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड एज सच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी उसे हम हुक्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं. हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ k बाई म्यू, वेयर न्यू इज ये मैं न्यू बोल रहा हूँ NU, राइट. एंड जो मैंने सेकेंड टाइम बोला था दैट इज म्यू, राइट. ये वाला सिंबल है दैट इज म्यू एंड दैट इज MU, राइट. सो ये न्यू जो है दैट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, एंड जो यहाँ पर k है दैट इज फोर्स कांस्टेंट एंड इसके यूनिट्स हैं डाइन पर सेंटीमीटर, एंड म्यू जो है दैट इज रिड्यूस्ड मास ऑफ डायटम सिस्टम जो कि ग्राम्स पर एटम में. अब रिड्यूस मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, दो एटम्स वाला एक मॉलिक्यूल है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. अगर हमारे पास ज़्यादा एटम्स होंगे उससे हम आगे m3 m4 भी इंक्लूड कर देंगे. ये m1 m2 क्या है, दैट आर द गिवन मासेस, राइट. मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज एक्चुअल मास ऑफ टू एटम्स इन ग्राम्स, राइट. सो ये ग्राम्स में मास होगा, ये मोलर मास नहीं है, दैट इज अ गिवन मास, राइट. सो हमें ये याद रखना है. अगर हमारे पास मोलर मास दिया होगा, सो वी विल डिवाइड इट बाय 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, ताकि हमारे पास जो है गिवन मास आ सके, राइट. एंड हमें पता है गेट वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई C, राइट. तो वेव नंबर क्या होता है, दैट इज फ्रिक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. सो स्पीड यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. सो हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बन जाता है फॉर द वेव नंबर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है. इसे पुट करेंगे इसमें. सो हमारे पास जो न्यू फॉर्मूला आ जाएगा वेव नंबर का, दैट इज 1/2 C कहाँ से आए, वो इस फॉर्मूला से आए, एंड दैट इज इंटू रूट ऑफ k बाई म्यू. सो ये हमारे पास हुक्स लॉ की अनदर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी. अब हुक्स लॉ असल में होता क्या है, हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है. अगर एक बॉडी का मास m है, दैट इज हंग ऑन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग पर हमने लटकाई हुई है और उसको थोड़ा सा नीचे से को खींच दिया, तो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करने लग जाएगी, राइट. तो हुक्स लॉ क्या कहते हैं, फोर्स विच टेंड्स टू रिस्टोर द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब हार्मोनिक ऑसिलेशन होती क्यों है, बिकॉज बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन में वापस जाना चाहती है, और जो फोर्स उसे वापस भेजना चाहती है उसकी पुरानी पोजीशन में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट पोजीशन. तो फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x, एंड यहाँ पर जो है रीस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए नेगेटिव साइन आया, बिकॉज ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट जो है बैकवर्ड लग रही है. एंड k इज राइट, k जो हमारा यहाँ पर है दैट इज फोर्स कांस्टेंट, राइट. सो दैट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. और स्प्रिंग जो होगा उसकी डेफिनेट फ्रिक्वेंसी होगी न्यू, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रिलेशन न्यू इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ k बाई m,
राइट। तो यहाँ पर जो मास होगा मॉलिक्यूल का, जो हमारा स्प्रिंग होगा उसका जो मास होगा, सो दैट विल बी m एंड k विल बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अगर दो बॉडीज है हमारे पास m1 और m2, तो उससे हम कनेक्टेड किया है बाय स्प्रिंग, तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी ऑफ द स्प्रिंग दैट इज गिवन बाय रिलेशन न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k बाय म्यू। अब यहाँ पर म्यू क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर दो मास से, पहले हमने मास m लिया था, अब दो मास से है, तो हम म्यू का हमने पढ़ा था रिड्यूस मास होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो इस तरीके से हम हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दो बॉडीज़ है जिनके मास m1 m2 है, तो इस फॉर्मूला से हम उनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं ऑफ द स्प्रिंग, राइट। अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या करें? कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो वेव नंबर कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। सो वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास दो आइटम्स हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज कि गिवन मास होता है इट इज मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि अगर हमने मास निकालना है तो हमें मोलर मास, यहाँ पर गिवन मासेस नहीं है तो मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने हाइड्रोजन का मास निकालना है, सो दैट विल बी m1 दैट इज 1 अपॉन Na, बिकॉज 1 क्या है? हाइड्रोजन का मास, और Na इज अवर एवोगैड्रो नंबर। और अगर हमने कार्बन एटम का मास निकालना है दैट विल बी 12 अपॉन Na, सो 12 इज द मास ऑफ कार्बन एटम एंड Na इज एटॉमिक नंबर, राइट। एंड यहाँ पर k हमें दिया हुआ है 5 × 10⁵ डाइंस पर सेंटीमीटर, और एवोगैड्रो जो है दैट इज Na इज 6.022 × 10⁻23, राइट। सो अगर हम रिड्यूस्ड मास निकाले दैट इज m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन Na प्लस 12 अपॉन Na, और 1 अपॉन Na इंटू 12 अपॉन Na। सो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1 अपॉन Na इंटू 12 अपॉन Na, एंड m1 प्लस m2 था, सो 1 प्लस 12, और इनका जो है डिनोमिनेटर सेम है, सो ये इनवर्स में आ गया लाइक दिस 1 प्लस 12 अपॉन Na। सो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करके कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है दैट इज 12/13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो साथ साथ में इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा जो भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा बट लेकिन वैल्यूज़ प्रॉपर सही आ रही हैं, राइट। अब हमने क्या करना है? हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो वेव नंबर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और उससे पहले हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दैट इज 3 × 10⁻10। अब वेव नंबर का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है? दैट इज 1/2πc रूट ऑफ k बाई म्यू। एंड इसमें अगर सारी वैल्यूज पुट करें, अब हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, सी की वैल्यू दी हुई है दैट इज 3 × 10⁻10, राइट। के की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 5 × 10⁵ डाइंस, एंड म्यू जो है हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 12/13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप, आई सजेस्ट कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अभी सॉल्व करिए इसे, और इसके बाद इसका आंसर दिखाएंगे दैट इज 3.03 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स। सो इस तरीके से वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएंगे। सो इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स विच डिटरमिन द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी? एंड पहला जो कहता है दैट स्मॉलर द मास ऑफ बॉन्डेड एटम स्मॉलर इज रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉन्डेड एटम का मास कम होगा तो रिड्यूस मास का हमने पढ़ा था दैट वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2πc रूट ऑफ k बाई म्यू। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेव नंबर या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। सो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी अगर रिड्यूस मास कम होगा, राइट। एंड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस मास, राइट। एंड जो बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स हैं उनकी हाईएस्ट टोन फ्रिक्वेंसी है, बिकॉज उसमें रिड्यूस मास बहुत कम होता है। एंड जब हमारे पास बड़े कंपाउंड्स हैं जैसे हैलोजेंस और कुछ मेटल्स हैं तो उनकी लो फ्रिक्वेंसी होगी, बिकॉज उनमें जो रिड्यूस मास ज़्यादा होगा, राइट। सो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ फोर्स कांस्टेंट, जो है दैट इज़ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। एंड कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको फोर्स कांस्टेंट मेजर करता है, एंड बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड इट इज़ टेकन approximately 5 × 10⁵ टाइम्स
डाइन्स पर सेंटीमीटर फॉर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए 5 × 10⁵ डाइन्स हमारे पास होते हैं वेव नंबर फोर्स कांस्टेंट फॉर सिंगल बॉन्ड। और अगर से डबल हो जाए तो 10 × 10⁵, अगर ट्रिपल हो जाए तो 15 × 10⁵, मतलब मल्टीप्लाई करे जाएंगे, राइट। एंड ऐसे सिस्टम में वैल्यू एक ही हो जाएगी, दैट इज 500 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर मीटर और 1500 न्यूटन पर मीटर हो जाएगी वैल्यू, राइट। तो हमें ये पता चलता है दैट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस। हमने यही पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू 1/2π√K/μ। सो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इसलिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी विद द फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। एंड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हमें पता चल गया। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं एक मॉलिक्यूल में, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन तभी होगी जब उसकी एनर्जी इक्वल होगी टू डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। सो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तभी होती है जब दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस मीट हो जाए बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, राइट। तो जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होती है तो लाइट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होगी। तो इस वजह से कुछ इंटेंस बैंड्स हमें देखेंगे एब्जॉर्प्शन के। सो एक ग्राफ में हमें इंटेंस बैंड्स देखेंगे, इनको हम फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स कहेंगे। और इन जनरल जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। जितने ज़्यादा वाइब्रेशनल मोड्स एक मॉलिक्यूल में पॉसिबल होंगे उतने ही ज़्यादा उसके फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स बनेंगे, राइट। सो उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल में देखें तो एक ही फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होता है, बिकॉज उसमें वन फंडामेंटल ऑब्जॉर्प्शन बैंड ही पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी, राइट। पर लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग के साथ साथ बेंडिंग वाइब्रेशन भी होती है, सो उनके मोर देन वन फंडामेंटल ऑब्जॉर्प्शन बैंड बनेंगे। सो कैसे निकालेंगे हम। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें फॉर्मूला लगेगा 3n-6 मोड ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, राइट। तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स। सो एग्जांपल देखें तो अगर वाटर है उसमें n = 3 होता है तो 3 वाइब्रेशनल मोड्स होंगे। सो बाय द फॉर्मूला 3n-6 में हमने इसकी वैल्यू पुट करी। सो 3 वाइब्रेशनल मोड्स, तो हर एक वाइब्रेशनल मोड का एक एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा। और अगर हमारे पास लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें n एटम्स होंगे, तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 3n-5, राइट। तो उसमें जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसका स्ट्रक्चर में पता ही है। सो उसमें n = 3 होता है, तो उसके में 3n-5 करके हमारे पास 4 वाइब्रेशनल मोड्स पॉसिबल आ जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि लार्जर मॉलिक्यूल्स में जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस बहुत जल्दी बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n, राइट। बट ऑब्जर्व क्या किया गया दैट फंडामेंटल बैंड जो होते हैं वो बहुत लेस होते हैं एज कम्पेयर टू फंडामेंटल वाइब्रेशंस। क्यों, बिकॉज कुछ वाइब्रेशंस बहुत वीक हो सकती हैं तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होंगी बैंड्स में। कुछ वाइब्रेशंस बहुत क्लोज होंगी तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी बैंड्स की। एंड कुछ वाइब्रेशन जो होंगी जिनमें एनर्जी चेंजेस हो गए दैट विल बी फॉल आउटसाइड ऑफ IR रेंज। तो IR वाले बैंड रिकॉर्ड होंगे ना, IR से बाहर वाले बैंड थोड़ी रिकॉर्ड होंगे। सो इस वजह से ये 3 फैक्टर्स की वजह से कई बार क्या होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड्स कम होते हैं दैन दी फंडामेंटल वाइब्रेशंस। सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अब लास्ट है सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डायपोल मोमेंट पोजेस करते हैं, बिकॉज उनमें पोलर वो बॉन्ड होते हैं, उनमें 4 सेपरेशन होती है। जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है NaCl, उसमें 4 सेपरेशन होती है। सो बॉन्ड वाइब्रेशन जो होती है दैट कैन लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ओनली इफ इट इज अकम्पनीड बाय चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट। जब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें कि डायपोल मोमेंट चेंज होगी तभी उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो सकती है। जब पोलर बॉन्ड होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, तो अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो चेंज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगी, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट की वजह से। और ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट की इंट्रैक्शन होगी with the infrared radiation that leads to absorption of energy. So आपको समझ लग गया कि जैसे एक मॉलिक्यूल की
जो हमारे पास डायपोलमेंट चेंज होती है उसकी डायपोलमेंट फ्लक्चुएट करती है, तो उस की वजह से एक मॉलिक्यूल जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो एज रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ हमें ये पता चलता है कि कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर एक वाइब्रेशन पर एक इंटेंस बैंड आएगा या फिर नहीं आएगा। सो मेन हमें सिलेक्शन रूल क्या पता चला इससे कि ओनली दोज वाइब्रेशन विल बी इफेक्टिव इन कॉजिंग एब्जॉर्प्शन जो कि सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, राइट। सो दैट आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक मीन्स द वाइब्रेशन आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल के सेंटर पर वाइब्रेशन सिमेट्रिकल नहीं होंगी तो भी तभी मॉलिक्यूल जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है CO2 में, हमने अभी देखा CO2 सिमेट्रिक है, तो CO2 में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होती। पर लेकिन जैसे हमारे पास कोई भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो तो उसमें एब्जॉर्प्शन आती है इंफ्रारेड रीजन। जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक CO, OH, NH, ये वाइब्रेशन अंडरगो करते हैं बिकॉज ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक है और ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ईजिली रिस्पॉन्ड करते हैं। So that were the selection rules, right? So this was all about the topics of our video, right? And यहाँ पर आज का पार्ट ओवर होता है। In the next video we will study about the position and intensity of the bands and कौन से factors हैं जो कि influence करेंगे vibrational frequency को। So बहुत ज़्यादा important part रहने वाला है next video में। So till then do subscribe to our channel for the updates and stay tuned. Thank you so much for watching. Thank you.